और दूसरा ये कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर इम्पल्स का ट्रांसमिट होना, और इसे कहते हैं हमारे न्यूरॉन का पोलराइज्ड स्टेट। अब 69 पर कुछ लोगों की आंख चमक गई होगी, जैसे कि अगर कोई गन के ट्रिगर को प्रेस करोगे, और इसको कहते हैं रीपोलराइजेशन। तो ये कैल्शियम के चैनल्स ओपन हो जाते हैं। और वेलकम टू केमिप्रो, एक ऐसी जगह जहां हम फार्माकोलॉजी को बहुत ही वियर्ड वे में एक्सप्लोर करते हैं, ताकि ना सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने में बल्कि उसको याद रखने में भी आसानी हो। सो इफ़ यू आर न्यू हियर, कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सो हेलो देयर, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है। ओके वैसे आपने बहुत बार शायद ये वर्ड सुने होंगे, डीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और रिफ्रैक्टरी पीरियड वगैरह, राइट। तो आज की इस वीडियो में आपको इन सारे वर्ड्स के बारे में पता चल जाएगा। ओके अब बात करें अगर इम्पल्स के ट्रांसमिशन की, तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो ये कि न्यूरॉन्स के अंदर इम्पल्स का ट्रांसमिट होना, और दूसरा ये कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर इम्पल्स का ट्रांसमिट होना, राइट। अब एक एक करके दोनों को देखते हैं। सबसे पहले पहला सिनेरियो देखते हैं। तो देखो, हमारी बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं। उसी तरीके से न्यूरॉन भी एक सेल है, और जिस तरीके से हर सेल के ऊपर कोई ना कोई आयन चैनल्स या फिर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, उसी तरीके से न्यूरॉन पर भी अगर हम जूम करें तो आयन चैनल्स प्रेजेंट हैं। ओके और दूसरी बात यह है कि हमारा जो न्यूरॉन है उसके अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है और बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। और इसका भी एक रीज़न है। देखो, बाहर की तरफ सोडियम के आयन ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से बाहर का चार्ज पॉजिटिव हो जाता है, और अंदर की तरफ पोटेशियम के आयन ज़्यादा हैं जो कि पॉजिटिव हैं। लेकिन न्यूरॉन के अंदर प्रोटीन के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इसीलिए अंदर का नेट चार्ज नेगेटिव रहता है। और ये जो दोनों चार्जेस हैं वो सेपरेटेड रहते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू, और इन दोनों चार्जेस के डिफरेंस को कहते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। हमारा न्यूरॉन जब रेस्टिंग स्टेज पर रहता है, मतलब कि कोई इम्पल्स जनरेट नहीं कर रहा है या फिर ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, तो उसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 मिलीवोल्ट्स रहता है, और इसे कहते हैं हमारे न्यूरॉन का पोलराइज्ड स्टेट। अब सारी चीज़ें शुरू होती हैं सोडियम चैनल्स के ओपन होने की वजह से, जो कि किसी भी तरीके से ओपन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कौन सा चैनल है, लिगैंड गेटेड है या फिर वोल्टेज गेटेड है या फिर मैकेनिकल है। ओके और अगर आपको आयन चैनल्स के बारे में और जानना है तो उसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाई जा चुकी है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अब सोडियम चैनल्स के ओपन होने की वजह से सोडियम का इन्फ्लक्स होता है और हमारा जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ होता है, -70 मिली वोल्ट से -69 और -68 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है। अब 69 पर कुछ लोगों की आंख चमक गई होगी। एनीवेज, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट होने के लिए एक थ्रेशोल्ड होता है -55 मिली वोल्ट। अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहाँ तक पहुँचता है तभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। ये एक गन के ट्रिगर की तरह काम करता है, इसमें कोई मिनिमम या मैक्सिमम नहीं होता। जैसे कि अगर कोई गन के ट्रिगर को प्रेस करोगे तो एक पॉइंट पर बुलेट गन से शूट हो जाएगी, और उसके बाद और ज़्यादा प्रेस करने से कुछ नहीं होने वाला। या फिर ऐसा भी नहीं है कि कम प्रेस करोगे तो बुलेट स्लो शूट होगी, राइट। उसी तरीके से -55 मिली वोल्ट तक अगर वोल्टेज पहुंचता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, -56 मिली वोल्ट पर भी नहीं होगा। ओके तो अब होता क्या है, तो देखो, जैसे ही -55 मिली वोल्ट का थ्रेशोल्ड रीच होता है तो उस एरिया के सारे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, और फटाफट सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, जिसकी वजह से हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल काफ़ी बढ़ जाता है। एक सडन स्पाइक आती है। ओके और मेम्ब्रेन पोटेंशियल +40 मिली वोल्ट्स तक पहुंच जाता है, और इस स्पाइक को कहते हैं डीपोलराइजेशन, यानी हमारा जो न्यूरॉन है वो डीपोलराइज हो रहा है। ओके अब जैसे ही +40 मिलीवोल्ट्स रीच होता है तो सारे सोडियम के चैनल्स क्लोज हो जाते हैं और पोटेशियम के चैनल्स ओपन हो जाते हैं। पोटेशियम आयन जो कि अंदर थे न्यूरॉन के, उनका ईफ्लक्स होता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और हमारा ग्राफ भी डिक्रीज होता है, और इसको कहते हैं रीपोलराइजेशन, कि हमारा न्यूरॉन वापस से पोलराइज स्टेट में जा रहा है। ओके अब पोटेशियम का इफ्लक्स होते होते इतना इफ्लक्स होता है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल -75 मिलीवोल्ट्स तक पहुंच जाता है, और इसे कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन, यानी हमारा जो न्यूरॉन है वो नॉर्मल पोलराइज्ड स्टेट से ज़्यादा पोलराइज हो रहा है, यानी हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है। ओके अब हाइपर पोलराइजेशन के बाद जो फेज़ आता है उसे कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। इसमें क्या होता है कि देखो, हमारे जो सोडियम के आयन्स थे जो कि बाहर थे वो अंदर आ चुके हैं, और जो हमारे पोटेशियम के आयन्स अंदर थे वो बाहर जा चुके हैं। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए पिक्चर में आता है सोडियम पोटेशियम पंप।
ये क्या करता है कि 3 सोडियम के आयंस के बदले 2 पोटेशियम के आयंस को अंदर भेजता है और इस तरीके से आयंस वापस से अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं और इस पीरियड पर हमारा न्यूरॉन कोई भी इम्पल्स नहीं लेता। ओके, तो ये है हमारा पूरा एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ। शुरुआत होती है हमारे न्यूरॉन के पोलराइज्ड स्टेट से, जहाँ पर वो रेस्टिंग स्टेज पर रहता है। उसके बाद डीपोलराइजेशन होता है, फिर उसके बाद रीपोलराइजेशन होता है, फिर उसके बाद हाइपर पोलराइजेशन होता है, फिर रिफ्रैक्टरी पीरियड आता है। ओके, अब सवाल ये आता है कि इम्पल्स जनरेट तो हो गया, लेकिन ट्रैवल कैसे करेगा? तो देखो, ये जो सारे चैनल्स हैं सोडियम के, उसमें मेजॉरिटी वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स होते हैं जो कि सर्टन वोल्टेज पर ओपन और क्लोज होते हैं। अब यहाँ पर इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने की वजह से वोल्टेज चेंज होगा, जिसकी वजह से आसपास के जो सोडियम चैनल्स हैं वो ओपन होंगे और वहाँ पर सेम प्रोसेस होगी। उसकी वजह से आगे के सोडियम चैनल्स ओपन होंगे और इसी तरीके से इम्पल्स आगे ट्रांसमिट होता जाएगा। ओके, अब ये जो कॉन्सेप्ट था वो ऐसे न्यूरॉन्स के लिए था जो कि नॉन माइलिनेटेड है। तो अब माइलिनेटेड वाले न्यूरॉन्स का क्या फंडा है? तो देखो, जो न्यूरॉन्स माइलिनेटेड होते हैं उनमें हर माइलिन शीट के बीच में एक गैप होता है और इस गैप को कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर, और सिर्फ इसी जगह पर प्रेजेंट होते हैं हमारे आयन चैनल्स। तो अगर एक नोड ऑफ रैनवियर पर इम्पल्स पहुंचता है तो वोल्टेज अंदर से ही ट्रैवल करके नेक्स्ट वाले नोड ऑफ रैनवियर तक पहुंच जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि इम्पल्स जंप कर रहे हैं और इसीलिए माइलिनेटेड न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल फास्ट ट्रैवल भी करता है। ओके, तो ये बात हो गई इम्पल्स के फर्स्ट पार्ट की कि इम्पल्स न्यूरॉन्स के अंदर कैसे ट्रैवल करता है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की कि इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे जाता है। तो ये है हमारे 2 न्यूरॉन्स और इन दोनों न्यूरॉन्स के कनेक्शन के पॉइंट को कहते हैं साइनैप्स। इस साइनैप्स पे जूम करें तो पता चलता है कि ये दोनों न्यूरॉन्स के बीच में गैप है। ये दोनों न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है और इस गैप को कहते हैं साइनैप्टिक क्लेफ्ट। और इस साइनैप्टिक क्लेफ्ट के पहले वाले न्यूरॉन को कहते हैं प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन और बाद वाले न्यूरॉन को कहते हैं पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। अब अगर ये दोनों न्यूरॉन्स कनेक्टेड नहीं हैं तो इम्पल्स ट्रांसफ़र कैसे होगा? तो इस जगह पर हमें चाहिए मैसेंजर जो इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक लेकर जाए और इस मैसेंजर को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। आपने बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि एसिटिलकोलिन, एड्रेनलिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, ग्लूटामेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। और यही सारे न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर भी काम करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा न्यूरॉन है। तो क्या होता है कि इम्पल्स जब ऊपर वाले न्यूरॉन से ट्रैवल करता हुआ न्यूरॉन के इस एंड तक पहुँचता है तो यहाँ पर कैल्शियम के चैनल्स प्रेजेंट होते हैं और ये कैल्शियम के चैनल्स भी वोल्टेज गेटेड होते हैं। इम्पल्स जैसे ही यहाँ तक पहुँचता है तो ये कैल्शियम के चैनल्स ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। अब देखो, हमारे न्यूरॉन के अंदर पहले से ही सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो प्रिपेयर करके वेसिकल्स के अंदर स्टोर करके रखे रहते हैं। कैल्शियम का इन्फ्लक्स होते ही ये जो वेसिकल्स हैं वो हमारे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से फ्यूज़ करते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ हो जाता है। ओके, अब जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसके ऊपर रिसेप्टार्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स उन सारे रिसेप्टार्स से जाकर बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से सेकंड वाले न्यूरॉन में इम्पल्स ट्रांसमिट हो जाता है। ओके, और फिर उसके बाद हमें रिस्पॉन्स मिलेगा और रिस्पॉन्स क्या मिलेगा ये डिपेंड करता है कि न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है। जैसे कि अगर एड्रेनलिन है तो रिस्पॉन्स अलग मिलेगा और अगर एसिटिलकोलिन है तो रिस्पॉन्स अलग मिलेगा। और अगर आपको जानना है कि एड्रेनलिन से क्या रिस्पॉन्स मिलेगा तो ये लेफ्ट वाली वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है और एसिटिलकोलिन के रिस्पॉन्स के लिए राइट वाली वीडियो बेस्ट है। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।